दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न भाषाओं का केंद्र है, विभिन्न संस्कृतियों का एक समन्वय यहाँ पे पाया जाता है। तो कई विदेशी लोग भारत में आए और उनका एक अलग अलग प्रभाव पड़ा। उसी में एक अंग्रेजी भी शामिल है जिसका भारत पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आज हम अपने साथ स्टूडियो में डॉक्टर गुंजन सक्सेना का स्वागत करते हैं और अंग्रेजी साहित्य पर एक चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। और मैं जानना चाहती हूँ कि ये साहित्यिक चर्चा है, तो सबसे पहले जानना चाहती हूँ साहित्य क्या है? साहित्य अभिव्यक्ति है हमारे विचारों की, हमारे जीवन के कटु और सुखद अनुभवों की। और साहित्य के माध्यम से हम अपनी संवेदनाओं, अपनी पीड़ाओं, अपनी खुशियों को, अपने सुखों, सुखद पलों को शब्दों में पिरोकर उड़ेलते हैं, जो किसी एक उद्देश्य जिसमें निहित होता है। और ये साहित्य हमारे जीवन में इंद्रधनुषी रंग बिखेर देता है। हम साहित्य के थ्रू, साहित्य के माध्यम से हम अपने चरित्र निर्माण में, अपने व्यक्तित्व को निखारने में बहुत कुछ पाते हैं। और साहित्य मानव की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है, जो इस समाज में ही जिसका सृजन होता है और समाज के लिए ही लाभान्वित होता है। बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया कि साहित्य की बड़ी खूबसूरत परिभाषा दी। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहती हूँ कि अंग्रेजी साहित्य और भारतीय अंग्रेजी साहित्य में क्या अंतर है? अंतर देखिए, अगर मैं कहूँ तो साहित्य में अंतर कुछ नहीं होता है। ये केवल एक भाषा का अंतर है जी। भाषा, विभिन्न भाषाओं में साहित्य लिखा गया है, जो हमको अपने अपने तरीके से, जिसकी जिसमें रुचि होती है, जिसमें जिसकी पकड़ होती है, उस भाषा के माध्यम से उस साहित्य को का आनंद लेता है। और जहाँ तक बात रही भारतीय साहित्य और अंग्रेजी साहित्य की, अगर हम उसके कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में कोई अंतर नहीं होता है। वही बात जो आप भारतीय साहित्य में देखेंगे वही आप इंग्लिश साहित्य में देखेंगे। अगर इंग्लिश साहित्य में पीबी शैले ने लिखा है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, जो हमें एक आशा, रे ऑफ होप, हमें आशा की किरण प्रदान करता है हमारी विपरीत परिस्थितियों में, तो हिंदी साहित्य में भी उसी चीज को लिखा गया है। कि जयशंकर प्रसाद की लाइन है, बहुत सुंदर पंक्ति है उनकी, कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। और यही नहीं, संस्कृत में भी इसी चीज का सेम आपको वो मिलेगा, जिसमें उन्होंने कहा है रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। तो मैं ये कहना चाहूंगी, साहित्य में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। वही प्रेरणा, वही आनंद, वही सारी चीजें, उद्देश्य आपको सभी साहित्य में मिलता है। लेकिन बस ये है भाषा का अंतर है। और हम जिसको जिसमें रुचि होती है, हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी भाषा के साहित्य, भाषा के द्वारा हम साहित्य का आनंद लेंगे, और नहीं तो हम अंग्रेजी भाषा के। बाकी हमें इतिहास उसका अलग अलग मिलता है, जो हमें तो वही आपने जब इतिहास की बात छेड़ी है, तो जैसे हमारे हिंदी में रीति काल, भक्ति काल और आधुनिक काल, ये जो काल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी साहित्य में भी कुछ काल रहे हैं, जिसको आप थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी क्या है, थोड़ा सा इतिहास क्या है, दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल जी। इंग्लिश लिटरेचर का अपना एक हिस्ट्री है पूरी। देखिए, पहले तो ये 3 भागों में, जैसा पता है सबको, कि बांटा गया है। एक एंशिएंट, एक मेडिएवल और एक मॉडर्न, यानी पुरातन, और एक मध्यकालीन और एक आधुनिक काल। तो ये जो आधुनिक काल है, इससे पहले वाले काल में तो वो आपका ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और बाइबल वगैरह वो सब आते हैं। लेकिन जो मॉडर्न एज है वो हमारी शुरू होती है 14th सेंचुरी से। और 14th सेंचुरी तक इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी नहीं लिखा गया था एज सच, जो एक व्यक्ति विशेष के लिए लाभकारी हो। सबसे पहले जॉफ्री चौसर, जो 14th सेंचुरी में हुए, और उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी, तो वो कविता थी। और इस तरह से अंग्रेजी साहित्य में सबसे पहले कविता का प्रादुर्भाव हुआ, जो 14th सेंचुरी में शुरू हुआ। और वो उनकी कैंटरबरी टेल्स बहुत फेमस हुई। उन्होंने इंग्लिश की लैंग्वेज को अपने इस लिटरेचर से बहुत एक नया मुकाम दिया। और वहां से जो चली, तो 15th सेंचुरी को हम बैरन एज मानते हैं, जिसमें लिटरेचर की प्रोडक्टिविटी कोई खास नहीं हुई। फिर आते हैं हम 16th सेंचुरी पर। 16th सेंचुरी गोल्डन एरा था लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। 16th सेंचुरी में हमारा पोइट्री के साथ साथ प्रोज
जो इसकी एक दूसरी विधा है, उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसका ओरिजिन उसका हुआ, जो कि हुआ एडिसन फ्रांसिस बेकन के थ्रू, जो कि रिचर्ड स्टील और एडिसन के द्वारा फॉलो किया गया। तो फ्रांसिस बेकन जो 16वीं सेंचुरी के एसेइस्ट थे, जैसे हम आपको बता दें, जो इस चीज की शुरुआत करता है वो फादर कहलाता है। जैसे पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जॉफरी चौसर, जो 14वीं सेंचुरी में जिन्होंने शुरुआत की, और फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश एसेज, वो थे फ्रांसिस बेकन, जो 16वीं सेंचुरी में जिन्होंने शुरुआत की है। और इसी के साथ पोइट्री का एक बहुत ही फ्लोरिंग स्टेज आई शेक्सपियर के साथ भी, और बहुत सारे पोइट्स के साथ में। और शेक्सपियर, चूंकि नाम आते ही हमें सबसे पहले उनके प्लेज याद आते हैं, जो कि शायद अंग्रेजी साहित्य की सीमाओं से भी आगे हैं, सभी को पता रहता है। लेकिन ही इज नॉट द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे ड्रामाज। उससे पहले एक क्रिस्टोफर मार्लो ड्रामेटिस्ट हुए हैं, जो जिन्होंने अपने जीवन में केवल 4 प्ले लिखे, लेकिन ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामास। ये आपने बड़ा अच्छा भ्रम दूर किया, क्योंकि अभी तक यही माना जाता रहा है कि शेक्सपियर जो थे कि वो सबसे ज्यादा उन्होंने प्ले लिखे हैं, तो उन्हीं को नहीं ज्यादा। मैं बता दूं, मार्लो ने तो केवल 4 प्ले अपने पूरे जीवन में लिखे हैं, लेकिन वो बहुत यूनिक थे, बहुत ही अच्छे थे। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सलिटी जो होता है ना, सार्वभौमिकता, वो एक बहुत अच्छी चीज होती है, जो हमको आज की एज में भी वो इतने ही प्रासंगिक होते हैं। और शेक्सपियर जैसा तो मैडम ना भूतो ना भविष्यति, ये तो बिल्कुल सर्वविदित है। लेकिन शेक्सपियर क्रोनोलॉजिकली, यानी कालक्रम के अनुसार उनके बाद हुए हैं, इसलिए उनको उसका फादर नहीं बोलते हैं, लेकिन उन जैसा उन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं अपनी लाइफ में, और के हिसाब से उनको पीछे गिन लिया जाता है। अब जैसे अभी आप बातचीत में आपने बताया कि इसकी जैसे हमारे यहाँ सोरठा और छंद है और सवई है, और ये इसी तरीके से अंग्रेजी साहित्य में भी क्या विधाएं हैं, जैसे अभी आप बता रही थी प्रोज। हाँ, ये मेन विधाएं तो देखिए, विधाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मेन होती हैं वो प्रोज, पोइट्री, ड्रामा और फिक्शन। और मैं केवल उन्हीं की ही बात कर रही थी। आपको पोइट्री का बताया, प्रोज का बताया, ड्रामा का बताया, और फिक्शन की शुरुआत इंग्लिश लिटरेचर में हुई है, वो 18वीं सेंचुरी में जाकर हुई है। तो ये एक बहुत ही डीप नहीं, लेकिन एक शैलो तरीके से हम आपको हिस्ट्री का एक वो बता सकते हैं कि इस तरह से करते करते 18वीं सेंचुरी के बाद से 1928 में ये चारों विधाएं बहुत ही हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारी 1 एक्ट प्लेज होते हैं, मोनो प्लेज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जो ड्रामा की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, पोइट्री की कई सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेन विधाएं हैं वो आपकी प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन है। जी, तो डॉक्टर साहब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत में इंग्लिश साहित्य का कब शुरुआत हुई? इसके पहले लेखक या कोई इस तरीके से बीच में आप बता सकती कि उनकी कौन सी कृति से हमने इसको यहाँ पे अपनी पहचान दी? भारतीय लेखकों के हिसाब से आप किसी का नाम लेना चाहें तो? देखिए, भारतीय लेखकों में बहुत सारे लेखक हुए हैं, और जिन्होंने इंग्लिश में भी लिखना शुरू किया, अदरवाइज तो बहुत सारे लेखक हुए ही हैं। तो उनमें कुछ कॉमन नेम, कुछ फेमस नेम जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, कमला दास, निसीम इज़ेकिएल और टोरू दत्त, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत फेमस वर्क्स जिनके हैं। जैसे टोरू दत्त ने सावित्री लिखा, तो सावित्री की कहानी शायद बच्चों को भी मालूम होती है, लेकिन जो लिटरेरी कैलिबर उन्होंने उसमें फ्लेवर उन्होंने जो चढ़ाया, उससे ये केवल इंडियंस तक ही नहीं अपितु बाहर भी इस चीज की, हमारी जो भारतीय परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, वो सारा बिखेरने में सारे इंडियन राइटर्स का विशेष योगदान रहा है। जो बहुत कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो यूनिवर्सल है, जो कहीं पर किसी भी समय आप कोई भी उठाकर देखिए तो आपके जीवन में कोई भी दुविधा अगर है तो आपको उसका एक रास्ता मिल जाएगा। तो बहुत से इंडियन राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा और बहुत अच्छा लिखा, जो कि इंग्लिश राइटर्स, और उसमें कोई इसमें कंपैरिजन करने की बात ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडियन राइटर्स हुए हैं और उनका अपना एक अलग पूरा लिटरेचर है। जैसे आपने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम लिया, उनका एक बहुत बड़ा साहित्य में एक पितामह समझ लीजिए उनको, उनके बारे में काफी कुछ चर्चा में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मूल बंगला के लेखक रहे हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं किसी चीज का, तो उसका मूल तत्व जो होता है, सार जो होता है, क्या आपको लगता है उस पर कोई वो सार तत्व मर जाता है क्या? उस पर वो अनुवाद करने में जो राइटर्स की फीलिंग है
तो अंग्रेजी साहित्य में आने से वो बदल जाती हैं, क्या आप ऐसा मानती हैं कुछ? देखिए, वैसे तो ये होता है कि कहा जाता है ना, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस मीन्स नेचुरल। जब भी हम कोई चीज देखते हैं, करते हैं, हमारी अभिव्यक्ति जो होती है वो एक सहज अभिव्यक्ति होती है। हम उसको काव्यात्मक तरीके से, साहित्यिक तरीके से व्यक्त करते हैं। तो वो जो सहज होगी, तो वो सहज उसी में होगी जो हमारी भाषा, जिसमें हम सहजता महसूस करेंगे, हम उसी में ही व्यक्त करेंगे। अब हमसे अगर कोई कह दे इस समय आप संस्कृत में अपनी किसी उद्गारों को लिखिए, तो हमारी उस पर इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो शायद हम वो भाव ना ला पाए। शब्द पकड़ ले लेकिन हम वो भाव नहीं ला पाए। तो ये एक अंतर तो होता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की जहां तक बात है, तो उनका तो कई भाषाओं पे बहुत अच्छा कमांड था, और उन्होंने जो लिखा है, मैं नहीं समझती, क्योंकि इंग्लिश में भी उन्होंने जो लिखा है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको लगेगा कि नहीं, ये इट इज क्वाइट स्पॉन्टेनियस, बहुत अच्छा है, और कहीं किसी तरह से उसका जो सार है, जो इसेंस है, वो कहीं नहीं जाता है। मैंने इसका ट्रांसलेशन में जैसे पढ़ने की कोशिश की थी, तो एक्चुअल में वही थोड़ा सा फर्क दिखता है। जो हमारे जो इंडियन कल्चर है, हम उसमें बहुत सारे ग्रामीण अंचलों का लेखन है, या सांस्कृतिक विरासतें हमारे यहाँ पर है, तो उसमें हम लोग बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा। और जो मुहावरे हमारे यहाँ प्रयोग में होते हैं, तो इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करके साहित्यकारों ने उसको किया? क्या उसका मर्म वही रहा? क्या वो बदल गए? अपने आप से समझने की बात है। अब वही चीज है कि हिंदी में बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड कट्स डायमंड। तो अब लोहे को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आयन लिखेंगी, तो फिर शायद उसका वो तत्व नहीं आ पाएगा, वो सार नहीं आ पाएगा। जैसा उसमें चलता है, वैसा हर भाषा में अपना एक अलग अंदाज होता है। एज इट इज ट्रांसलेशन हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हम हिंदी में बोलते हैं, उसका हम जब भी ट्रांसलेशन जो होता है ना, वो हमेशा उसके भाव को देखकर होता है, उसको शब्द को देखकर, शाब्दिक अर्थ उसका नहीं निकलता है, उसका हमेशा जो है वो लाक्षणिक या उसका जो भाव होता है ना, सेंस, भावार्थ निकलता है। तो उसके आधार पे ही ट्रांसलेशन होता है। तो मैं नहीं समझती कि इतने अच्छे साहित्यकार जो भी हैं, अगर ट्रांसलेशन किया जाता है, हाँ उसका मोड चेंज हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में उसको ग्रहण करने की आपकी ज्यादा सहजता है, रुचि है, और फिर आप अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन या उसका दूसरा पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उसका वो भाव ना पकड़ पाए। लेकिन इंग्लिश को जानने वाला व्यक्ति अगर वो पढ़ेगा, तो वो उसका वही भाव पकड़ेगा। जैसे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, भाषा में हम लोग उस भाव को, बस ये है कि एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता, उसको समझना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारी जो संस्कृति है, विरासत है, हम लोग जैसे घबराए हुए हैं दूसरी भाषाओं के आक्रमण से। तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी साहित्य के आने से हमारी भारतीयता पे, हमारी परंपराओं पे कोई कुठाराघात हुआ है, या कोई उसमें अंतर्विरोध पैदा हुआ है? कुछ आप ऐसा मानती हैं कि उसको तोड़ा मरोड़ा गया है? इसमें आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? देखिए, मेरा अपना विचार तो ये है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि भारतीय संस्कृति हमारी जो है वो अनेक धाराओं को, अनेक संस्कृतियों को समाहित करने की क्षमता रखती है। और यहाँ जो आता है वो सेपरेट ऐसे नहीं होता कि यहाँ की भारतीय संस्कृति को कुछ डिस्टर्ब करे, बल्कि वो उसमें विलय हो जाता है बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति उसको आत्मसात करके एक नया फॉर्म दे देती है। ऐसा नहीं, क्योंकि भारत में अपने आप में इतनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ऐसा हर देश में नहीं होता है। यहाँ अपने आप में इतनी क्षेत्रीय भाषाएं, और हर क्षेत्रीय भाषा का भी अपना एक साहित्य है। आप मराठी साहित्य देख लीजिए, आप बांग्ला साहित्य देख लीजिए, आप किसी का देखिए, और इतने विभिन्न साहित्य किसी और देश में, किसी उसमें नहीं होंगे। एक लैंग्वेज होगी, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, या लैटिन या फ्रेंच, एक लैंग्वेज का होगा। यहाँ तो अपने आप में क्षेत्रीय भाषा, और भाषा, उन क्षेत्रीय भाषाओं का भी अपना साहित्य है। तो बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है, बहुत सारी। तो भारतीय संस्कृति किसी के उससे डिस्टर्ब नहीं होती है। भारतीय संस्कृति आत्मसात कर लेती है और उसको पूरी तरह से अपना बना लेती है। हाँ, ये है कि विदेशी भाषाएं लाभान्वित जरूर होती हैं यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का मटेरियल, यहाँ का जो भावनाएं, संवेदनाएं, वो हर जगह इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती हैं जितनी यहाँ भारत में मिलती हैं। तो वही मैं मानना चाहती हूँ कि अंग्रेजी का भारतीयकरण, जी हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी का यहाँ भारतीयकरण हो चुका है।
तो जब जी बिल्कुल आप कह सकती हैं, आप बिल्कुल कहते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप पूछे तो हम ये कह सकते हैं। अदरवाइज तो देखिए इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश का अगर हम पूरे विश्व पटल के हिसाब से देखें तो पूरे विश्व में कम से कम 118 देशों में इंग्लिश बोली जाती है। और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस हर जगह इसीलिए है क्योंकि ये वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है और इसमें सारी चीजें इसका जो इसके थ्रू सपोज अगर हमारा इंडियन लिटरेचर भी इंग्लिश इंडियन लिटरेचर बन के बाहर जा रहा है इतने सारे उसमें, तो हमारी संस्कृति भी सब जगह फैल रही है ना। तो इससे हमारा जो इसका इंग्लिश का जो प्रभाव है वो अपना एक अलग है। लेकिन अगर हम केवल भारत के उसमें परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कहीं पर, क्योंकि अब आजकल तो हर चीज इतनी अछूती नहीं रह गई है इस सोशल मीडिया और डिजिटल जमाने में कि हर चीज सबको सब समझ में आती है और सब कुछ अवेलेबल है। तो हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो एज इट इज बनी हुई है, बल्कि और एनरिच्ड हुई है दूसरी भाषाओं के आने से। लेकिन जैसा कि साहित्य के क्षेत्र में अगर चर्चाओं में चले जाइए तो आपने ये हमेशा सवाल उठता है कि भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी का टकराव एक बना रहता है। तो ऐसा क्यों है? ये अंतर्विरोध किस लिए है कि ये टकराव क्यों है? क्या आप समझती हैं? अभी मैंने आपको कहा ना, जैसे वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है और मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में कम से कम 118-119 देशों में ये बोली जाती है। तो जब किसी की डोमिनेंसी होती है, जब वर्चस्व होता है तो दूसरे को एक अपने आप से ही एक अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हर किसी भाषा का, हर किसी चीज का अपना एक अलग वर्चस्व होता है जो समझने वाली विलक्षण प्रतिभाएं जिसको समझती हैं और व्यक्त करती हैं। तो मैं ऐसा नहीं समझती कि कोई ऐसा टकराव, क्योंकि एक इस उच्च स्तर पर पहुंचकर आपका बौद्धिक स्तर इस लेवल का हो जाता है कि आप इस तरह के टकराव को व्यक्त और उसको उस पर चर्चा करने की बजाय आप अपने अपने तरीके से सारी चीजों को समझकर और उसको समाहित करके अपने उद्गार हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो टकराव की स्थिति अब मुझे ऐसी नहीं लगती है। जैसे इंडियन बहुत सारे राइटर्स जो इंग्लिश में लिख रहे हैं और वो बहुत सी भारतीय समस्याओं के बारे में जब लिखते हैं तो उसका आत्मीयता जो उसके अनुवादक रूप में ज्यादा दिखती है, वो उतनी पर्टिकुलर नहीं दिखती जितना कि हिंदी साहित्य में हम उसको ज्यादा उकेर सकते हैं। तो ऐसा इंग्लिश साहित्य में ये जो भारतीय साहित्यकार जो लिख रहे हैं अंग्रेजी साहित्य को, तो उसमें इसकी आत्मा जो होती है समस्याओं की वो कहीं थोड़ी सी लगता है कि खत्म हो रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आपके क्या विचार हैं? देखिए वही वाली बात फिर आ गई ना कि जो मैंने कहा था कि जो सहज रूप में अभिव्यक्ति हमारे मन की जो होती है ना, स्पॉन्टेनियस और फ्ला, बस वही होती है। तो वो ओवरफ्लो हमारी तब आती है ना जब हमने कोई एक चीज देखी, उसको महसूस किया। और अगर आप कहें कि बाहर से विदेश से आया हुआ व्यक्ति हमारे यहाँ के भूखे गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति पर अगर लिखना चाहे तो वो चाह कर भी वो फीलिंग पहले अपने अंदर नहीं ला पाएगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं इसके बारे में देना चाहती हूँ कि क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की रानी रही हैं, तो उनसे कभी एक ऐसी फेमाइन भुखमरी हुई, तो अकाल पड़ा, तो उनसे ये कहा गया कि लोग भूखे मर रहे हैं। तो शी वॉज सो सरप्राइज्ड, उनको ये बिल्कुल अंदाज नहीं था कि भूख से मरना क्या होता है। तो वो बोली कि क्या उनके घर खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो केक क्यों नहीं खा लेते, ब्रेड क्यों नहीं खा लेते। तो आप ये समझिए कि वो दर्द नहीं महसूस कर सकते जो उस स्थिति से गुजरे नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उस स्थिति को आप दूसरे हिसाब, आप यहाँ आए, आपने देखा, अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप दूसरे का दुख महसूस कर सकें। और देखिए साहित्य में यही चीज होती है, रामचरितमानस लिखते समय तुलसीदास ने स्वयं को राम की जगह रखकर ये देखा होगा कि वो कितना विरह से पीड़ित हैं, तब लिख पाए होंगे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और अपने को ही रावण की जगह भी रखा होगा उन्होंने, ऐसा नहीं है कि तो उनकी फीलिंग्स देखी होगी कि अहंकारी व्यक्ति कितना विद्वान प्रकांड पंडित, लेकिन अहंकार में आकर वो क्या क्या नहीं कह जाता है और कर जाता है। तो उन्होंने अपने को सभी कैरेक्टर्स की जगह रखकर देखा होगा, इतने दक्ष थे वो, तो उन्होंने लिख पाया। तो अगर कोई इतना परफेक्ट है तो लिख पाएगा। अदरवाइज जब तक वो स्वयं उस परिस्थिति से नहीं गुजरा, आप किसी उस व्यक्ति की कविता या रचना पढ़िए जिसने स्वयं भुखमरी देखी और फिर उस पर लिखा हो, तो उसमें जो दर्द होगा वो शब्दों से
आपको आपके दिल तक पहुंच जाएगा। तो वो कहीं ना तो वो कहीं कहीं ना आप ये कहीं ये तो मानते चीज, हैं हाँ, कि ये वो बिल्कुल चीज जो भारतीय हाँ, की आत्मा जो है वो कहीं जी। ना कहीं देखिए इंग्लिश मातृभाषा लेखक है में जी तो हिंदी मातृभाषा जी है हमारी, तो उसको महसूस करना और उसको व्यक्त करना, ये मातृभाषा का तो बहुत रोल होता ये है ना, बहुत सारी सारे चीजें। जो इस समय जी लेखक हुए हैं जैसे कि अरुंधति राय है, अमिताभ घोष है, और हमारे बहुत से राजा राम मोहन राय भी लिखा है, और सरोजिनी नायडू ने भी बहुत कुछ हमारे उसमें लिखा है। पर वो कहीं ना कहीं जो आज के लेखक जो आप कहती हैं वो निकाल कर तो लाए अंग्रेजी साहित्य को यूज तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उन पे आरोप लगता रहा है कि ये कहीं ना कहीं वो इसमें आत्मा का अभाव नहीं, नजर देखिए जो जी हमारे इंडियन राइटर्स हैं, जो जी आपने अभी नाम लिए, तो ये जी तो सारे इंडियन राइटर्स हैं ना, तो जी ये जब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इनकी भाषा भले ही हो जाए, लेकिन ये यथार्थवाद इनके साहित्य में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, बहुत ही ज्यादा। तो यथार्थवाद तो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, वही चीज है कि जो कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है, तो उसमें मैं नहीं समझती कि जो इंडियन राइटर्स हैं वो चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, तो जो इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, जैसा आपने नाम लिया अरुंधति राय वगैरह, झुम्पा लहरी हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, तो इन्होंने जो लिखा है, आप किसी का भी कुछ पढ़ के देखिए, शोभा डे पढ़िए, चाहे अरुंधति राय पढ़िए, चाहे आप झुम्पा लहरी की डायस्पोरा पे कोई भी फीलिंग्स देखिए उसकी, तो आपको ये लगेगा कि नहीं वो सही है, वो वही आत्मा वही है, पूरा इसेंस आपको वही मिलेगा, क्योंकि वो इंडियन राइटर्स हैं और कहीं ना कहीं भारतीयता हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं बनी तो जरूर रहती है, भले हम विदेश चले जाएं। अच्छा, एक चीज ये है जैसे हिंदी साहित्य में भाषा शैली पर बहुत काम हुआ है, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, और जहाँ तक गजल वगैरह उर्दू में भी उठा के देख लीजिए, या आप हिंदी लेखन भी करते हैं तो बड़ा मीटर में होना चाहिए, बहुत उसमें रहना चाहिए। तो क्या आपको लगता है अंग्रेजी साहित्य में भी कुछ ऐसे नियम है भाषा शैली को लेकर? बहुत नियम है जी, वही बहुत बताइए। सारी चीजें हैं, नियम भी हैं और बिल्कुल ब्लैंक वर्स भी हैं, वहाँ पे मुक्तक काव्य भी है जो आपका बिल्कुल आपके वही एक्सटेम्पोर आपकी फीलिंग्स को पोर आउट करने में सहायक सिद्ध होता है। तो भाषा शैली, बहुत से मीटर, बहुत सी चीजें शुरुआत से चलती चली आ रही हैं। पहले जब ये 18th सेंचुरी में हीरोइक कपलेट, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रेस्क्राइब्ड थी, तो वो लिखी जाती थी, बल्कि ऐसा माना जाता था कि उसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाता। जैसे 16th सेंचुरी में शेक्सपियर ने जो पोइम लिखी है, शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में केवल ड्रामा और पोइम्स लिखी हैं, तो उस समय सोनेट का जो था ओरिजिन में आई थी, तो उस समय केवल होती, तो शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में सिर्फ सोनेट ही लिखी हैं 154, क्योंकि कुछ और ऐसा था नहीं। हालांकि ये सब अपनी उस पर था, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे ये सारी चीजें इस पे काम होता चला गया, बहुत सारी शैली, बहुत सारे स्टाइल्स, बहुत सारी इसकी पोइम्स की और लिटरेचर में कई चीजों की बहुत सारी आपको वो मिलेगी, चाहे नॉवेल हो, चाहे प्रोज हो, चाहे पोइम हो, किसी भी चीज का। और मॉडर्न एज में देखिए मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र तरीके से लिखता है, मीटर जरूर होता है, रिदम जरूर होती है, बट राइमिंग स्कीम इज नॉट वेरी कंपलसरी। और काम इस भाषा में भी बहुत सारा हुआ मतलब है, राइमिंग अगर नहीं, या तो जैसा कोई जी। नया राइटर लिखना चाहे तो कौन सी भाषा, कई बार होता है इसके बड़े कठिन जैसे फ्री शब्दावली, स्टाइल लिखा जाता है मैम। और ये ब्लैंक वर्स सबसे पहले मार्लो ने ही शुरू करी थी 16th सेंचुरी में। उन्होंने अपना जो ड्रामाज हैं वो ब्लैंक वर्स में ही लिखे हैं सारे। ब्लैंक वर्स मतलब जिसमें हमारी राइमिंग स्कीम की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, आप फ्री तरीके से आप उसको मुक्त भाव से लिख सकते हैं। तो जी। जैसे इसमें बड़े बड़े कठिन शब्दों का, कठिन अंग्रेजी का जो प्रयोग है, तो आपको क्या लगता है अंग्रेजी साहित्य में कठिन शब्दों का प्रयोग ही भाषा को बहुत, या काव्य को, साहित्य को बहुत ज्यादा रिच बनाता है, या आप सरल उसमें भी कुछ इसमें स्कोप है अंग्रेजी साहित्य? देखिए बौद्धिक स्तर अगर उतना उच्च है तो कठिन शब्दों का प्रयोग किया ही जाएगा। अब जैसे मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी, तो मैं समझती हूँ कोई कॉमन व्यक्ति अगर उसे पढ़ने की कोशिश करे, कॉमन मतलब लेमैन जो लिटरेचर से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया हुआ है, तो वो विदाउट बाइब्लिकल रेफरेंसेस को जाने, उसका कभी उसको महसूस ही नहीं कर पाएगा कि आखिर इसमें है क्या। इतना लॉफ्टी स्टाइल है उनका, इतना हाई पिच पे जाकर उन्होंने लिखा है, एपिक है अपने आप में। लेकिन अगर वो जैसे वर्ड्सवर्थ 18th सेंचुरी में जब हुए रोमांटिक एज के, तो उन्होंने इस पर स्पेशली एज अ क्रिटिक उन्होंने इस पर कहा और ये बताया कि लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल।
एंड इट शुड हैव द अप्रोच टुवर्ड्स कॉमन पीपल, मतलब बिल्कुल कॉमन पीपल की अप्रोच में होनी चाहिए और लैंग्वेज बिल्कुल सादा होनी चाहिए, तो ताकि जो इसका प्रभाव है, क्योंकि साहित्य लिखा जाता है समाज के लिए और समाज पर इसकी पकड़ तभी होगी जब इसकी भाषा सहज और सरल होगी। तो कई प्रयोग होते रहे हैं और परिष्कृत भाषा में भी लिखा गया है अंग्रेजी साहित्य और सहज और सरल भाषा में भी लिखा गया है। तो अब जैसा आपने बताया कि मैं आपसे इतना खूबसूरत आपने इसको डिस्क्राइब किया, तो भाषा का जो सरल प्रयोग है वो अंग्रेजी में भी इसका वो है। लेकिन एक चीज जानना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय साहित्यकारों ने जितना लिखा है उनको उतना सम्मान पश्चिमी देशों में क्यों नहीं मिलता, और किस तरीके से ये जो हम लोगों ने इतना साहित्य में वर्क किया है तो क्यों नहीं मिलता? बस ये हमारा आखिरी सवाल है। और समाज को क्या संदेश देता है अंग्रेजी साहित्य? देखिए, सभी चीज़ों के पीछे एक उद्देश्य तो निहित होता ही है और साहित्य में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उद्देश्य होता है, और चाहे वो किसी भी भाषा का क्यों ना हो। लेकिन जो आपने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा के साहित्यकारों को की और जगह पर वो नहीं मिलता है या भारतीय भाषा के साहित्यकारों को, तो ऐसा अब आज के एरा में नहीं होता है। बाकी तो देखिए, अपनी पहचान, अपनी रिकॉग्निशन बनाने के लिए संघर्ष तो करना ही होता है हमें हमेशा। तो और बाकी अंग्रेजी भाषा के जो योगदान की बात आप कर रही हैं, तो साहित्य का योगदान तो सभी का एक सा होता है, इसमें अंग्रेजी और हिंदी और फ्रेंच और इससे कोई मतलब नहीं होता है। साहित्य का जो योगदान है वो योगदान ही होता है। तो ये दोस्तों, आपने देखा कि बड़ी खूबसूरत चर्चा हमारे साथ में हुई और हमारे साथ डॉक्टर गुंजन जी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो साहित्य की कोई भाषा नहीं होती, भावों से और संस्कृतियों से साहित्य चलता है। मैं बस 4 लाइन इसके अपना संदेश के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ दर्शकों को, जो मैंने कल आए, जिनको मैं अपने भाव को व्यक्त करना चाहती हूँ। जी, राग द्वेष से परे, राग द्वेष से परे जीवन को अपनाना चाहिए। लहरों के उद्गारों की लहरों पर भाव बहाना चाहिए। बहुत सुंदर। थम जाएगा पाप और रम जाएंगे आप, थम जाएगा पाप और रम जाएंगे आप, साहित्य के सागर में एक डुबकी लगाना चाहिए। बहुत सुंदर आपने कहा, और यहीं पे हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं कि भाषा एक संस्कृति जो अपने भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। दूरदर्शन अगली प्रस्तुति के साथ आपसे जरूर मुलाकात करेगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।